हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर्स की। इसमें है व्हाट इज एसक्यूएल और व्हाट आर द वेरियस सबडिविजन्स ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है और एसक्यूएल को कई जगह सीक्वल भी कहते हैं, इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है CSE क्वेल। तो एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो स्पेसिफिकली डेटाबेस के लिए बनाई गई है या फिर कस्टमाइज की गई है। और ये नॉर्मल लैंग्वेज की तरह है, लेकिन इस कस्टमाइजेशन इस तरीके से किया गया है कि ये डायरेक्टली डील करती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने में, उससे मैनिपुलेट करने में, उसे कंट्रोल करने में। तो जो कमांड्स हैं जो DBMS या RDBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझता है, उन सारे कमांड्स का कॉम्बिनेशन हम एसक्यूएल कहते हैं। इसके अंदर आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है DDL, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है DML, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है DCL। तो एग्जांपल दीजिए DDL कमांड्स का और कुछ DML कमांड का। DDL होता है डेटा डेफिनेशन बनाने में, यानी कि बेसिकली स्कीमा वगैरह बनाने में। डेटा मैनिपुलेशन में मतलब ये है कि आपका डेटा एक बार डल गया, उसके बाद आप क्या क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो DML कमांड्स होती है। जैसे DDL में आप क्रिएट करेंगे, यू कैन क्रिएट अ टेबल, यू कैन ऑल्टर अ टेबल, यू कैन ड्रॉप इवन अ टेबल। क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप कर सकते हैं आप, DDL कमांड है ये। DML कमांड की बात करें तो आप इंसर्ट कर सकते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में, ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है कॉलम कंस्ट्रेंट और टेबल कंस्ट्रेंट में, और आपको बताना है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी, डेटाबेस की इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। जो कॉलम कंस्ट्रेंट और टेबल कंस्ट्रेंट में अंतर ये है कि कॉलम कंस्ट्रेंट केवल और केवल इंडिविजुअल कॉलम, यानी कि अगर आप ये एक टेबल बनाए और यहाँ पर आपके अलग अलग ये कॉलम्स हैं, तो इसी केवल कॉलम को लगेगा। ये कंस्ट्रेंट, ये जो परिधि है, ये जो दायरा है, ये केवल और केवल इस कॉलम के लिए होगा। लेकिन जहां आप टेबल कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो ये पूरा का पूरा इस टेबल पे लागू होगा। तो अलग अलग इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या हो सकते हैं? यूनिक कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की के कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है और चेक कंस्ट्रेंट। किस तरीके से ये सारे काम करते हैं जो अभी हमने देखे, यूनिक, प्राइमरी की, डिफॉल्ट और चेक। यूनिक का मतलब ये है कि ये कंस्ट्रेंट ये बताता है कि कोई दो रो की सिमिलर वैल्यू नहीं होगी। यानी कि जैसे आपने ये कहा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एक टेबल आपने एम्प्लॉय बनाया, यहां पर आपने दिया ई कोड, ये इंटीजर होगा, नॉट नल यूनिक। ये जो आपने दे दिया ना, नॉट नल और यूनिक, ये यूनिक के बारे में बात हो रही है। यानी कि कोई भी ई कोड, अगर आप किसी दो रो की बात करें और ये ई कोड है, ये मेंबर और ये मेंबर कभी भी सिमिलर नहीं हो, कोई भी कॉलम में दो मेंबर सेम नहीं हो। इसका मतलब यह है कि ई कोड एक तो नॉट नल है, यानी पर इसका मतलब यहां पर नल नहीं दे सकते आप। यूनिक का मतलब यह है कि हर एक नंबर इस कॉलम में जो भी दर्ज होगा वो एकदम यूनिक होगा, वो एक दूसरे से मैच नहीं होंगे कभी भी। बाकी ई नेम आपने कैरेक्टर दिया, जेंडर कैरेक्टर दिया। प्राइमरी की का मतलब ये है कि एक तो जैसे आपने ये बनाया ई कोड, सेम टेबल में ई कोड इंटीजर नॉट नल तो है, प्राइमरी की बना दिया, तो प्राइमरी की बनते ही अपने आप नॉट नल हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी की बनाते ही आप यहाँ पर नल नहीं दे सकते। और प्राइमरी की मतलब ये है कि ये अब की जो अलग अलग रिकॉर्ड्स या अलग अलग ट्रिपल्स है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम में आएगी। जो डुप्लीकेट डेटा है कॉलम में, इसको देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये अलाउ नहीं करती है, ना तो नल वैल्यू आप अलाउ करेगी प्राइमरी की अगर आपने बना दिया, ना डुप्लीकेट डेटा होगा, राइट। अब इसमें यूनिक, आप बोलेंगे यूनिक और इसमें फिर क्या अंतर हुआ? यूनिक का मतलब है यूनिक किसी भी कॉलम में लगाया जा सकता है, लेकिन प्राइमरी की का उस कॉलम में लगाया जा सकता है, वो ऐसी की होनी चाहिए जो किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। डिफॉल्ट का मतलब क्या है? अगर यूजर एंटर नहीं करता है, उसको कोई वैल्यू पता नहीं है या याद नहीं आ रही है, या वो अभी बाद में एंटर करना चाहता है, तो वो एक डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट कर सकता है। ओके, केवल एक वैल्यू एक कॉलम के लिए डिफॉल्ट वैल्यू होती है। जैसे हमने कहा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ई कोड इंटीजर, ये तो प्राइमरी दे दिया। अब यहां पर हम आखिरी में आए ग्रेड, आपने कैरेक्टर दिया, डिफॉल्ट में ग्रेड आपने इवन दे दिया, तो अगर यूजर कुछ नहीं करता है तो अपने आप आपको इवन दिखाई देगा वहां पे, ये डिफॉल्ट वैल्यू है। हाँ, अगर आप कुछ और दे देंगे तो ये चेंज हो जाएगी। चेक का मतलब क्या है? ये कंस्ट्रेंट लिमिट करता है जो वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट हो सकती है। जैसे आपने यहां चेक लगाया कि ग्रॉस डेसिमल वैल्यू होगी और चेक ग्रॉस इज ग्रेटर देन 2000। हमेशा
अगर आप मान लीजिए कोई गलती से 1500 एंटर करने की कोशिश करता है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ग्रॉस 2000 से ऊपर ही होगा। 3000 डालेगा कोई दिक्कत नहीं है, 10 लाख डाल दे, कुछ डाल दे। जहां 2000 से एक भी कम होगा, यानी कि 1999 भी हो जाएगा ना, तो भी ये गलत हो जाएगा। चेक मतलब इसके नीचे वैल्यू मत डालिए प्लीज। कंपेयर करिए डिस्टिंक्ट और ऑल कीवर्ड्स को जब सिलेक्ट कमांड के साथ हम इसे यूज करते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि आपको डुप्लीकेट रोज नहीं चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं चाहिए, तो ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम रिस्ट्रिक्ट कर सकें डुप्लीकेट रोज को जो सिलेक्ट कमांड से आने वाली। अब सिलेक्ट कमांड से तो सारे के सारा जो भी आपने सिलेक्ट में दिया वो सब आ जाएगा, तो डुप्लीकेशन भी आ जाएगा। आप डिस्टिंक्ट में कहेंगे कि कोई दो रो एकदम एक जैसी है, उनमें से एक ही को रखिए, या 10 है तो 10 में से एक ही रखिए। ऑल कीवर्ड का मतलब ये है कि चाहे डुप्लीकेट हो चाहे नहीं हो, आप सब चाहते हैं, जो भी सिलेक्ट स्टेटमेंट से बाहर आएगा, निकल के आएगा, आप सारे देखना चाहते हैं, सारे पे काम करना चाहते हैं। इस स्टेटमेंट में क्या गलत है और इसको करेक्ट करिए। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड इज इक्वल टू नल, इसमें क्या गलत है बताइए जरा। देखिए यहां पर नल ग्रेड इज इक्वल टू नल किया आपने, यहां पर आपको इज इक्वल टू नल नहीं करना। आप जब नल की बात करेंगे तो यहां पर इज नल करेंगे। क्या करेंगे? इज इक्वल टू नल नहीं करना है, इज नल करना, बस आप ये सही कर दूंगा। डिफरेंस क्या है वेयर या हैविंग क्लॉज में? वेयर क्लॉज देखिए सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये एक्चुअली सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ये एक स्कीम है जो एसक्यूएल की क्वेरी है ना, उसमें ये 3 स्कीम है, सिलेक्ट के बाद फ्रॉम, सिलेक्ट से ये एक्चुअली आपको मैंने जैसे बताया था प्रोजेक्ट ऑपरेशन, ऐसी सिलेक्ट ऑपरेशन। तो सिलेक्ट ऑपरेशन में आप जब सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद जो भी सिलेक्शन होगा आप बताएंगे कहां से सिलेक्ट करना है और किस कंडीशन के हिसाब से सिलेक्ट करना है। तो वेयर क्लॉज में एक कंडीशन दी जाती है कि हर एक इंडिविजुअल रोज पे, जैसे आपने अब ग्रेटर देन 2000 देखा था ना, ये कंडीशन डाल दिया। इसी तरीके से जो हैविंग क्लॉज है वो कंडीशन देता है ग्रुप्स पे, यहां इंडिविजुअल रोज पे है, यहां पर ग्रुप्स पे। वेयर क्लॉज इसमें एग्रीगेट फंक्शन आप नहीं डाल सकते, जबकि हैविंग क्लॉज में आप एग्रीगेट फंक्शन डाल सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं? वही आपका काउंट है, इस तरीके से एवरेज है, काउंट एवरेज इस तरीके से। तो आप देखिए पहले वेयर का बताता हूं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर आपने जब लगाया तो यहां पर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जैसे रियल रोल नंबर है या जो भी नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। जब आप यहां पर हैविंग लगा रहे हैं तो जब आप सिलेक्ट करेंगे, या ये क्या है एग्रीगेट फंक्शन हो गया एवरेज, ये क्या करता है पूरी वैल्यू लेके कॉलम की एक वैल्यू रिजल्ट देता है, जो भी एक वैल्यू रिजल्ट देता है ना वो आपको वो कहलाता है एग्रीगेट फंक्शन। तो एबीजी एग्रीगेट फंक्शन हो गया। इसके अंदर आपने मार्क्स डाल दिए, जितने भी मार्क्स है उसका एवरेज निकलेगा। फ्रॉम स्टूडेंट तो ये आप जानते ही है। अब यहाँ पर जब भी ग्रुप बाय करेंगे तो इस ग्रुप पे ये हैविंग लगेगा, इस ग्रुप में जो भी ग्रेड है, जो ग्रेड गिवन होगा वो दिखाई देगा। डिफरेंस बताइए इनके बीच में, काउंट स्टार, काउंट कॉलम नेम, काउंट डिस्टिंक्ट, काउंट ऑल। तो काउंट स्टार का मतलब है कि सारा का सारा निकल के आ जाएगा, कितने रिकॉर्ड्स हैं इट विल काउंट। काउंट मतलब क्या होता है? ये एग्रीगेट फंक्शन है, पहले तो समझ लीजिए हर जगह काउंट है, इसका मतलब ये एग्रीगेट फंक्शन है। तो ये बहुत सारे इनपुट लेगा लेकिन आउटपुट एक ही देगा। तो स्टार का मतलब ये है कि जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है ये आपको ये दर्ज करा देगा। स्टूडेंट टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है, मान लीजिए आपके स्कूल में 10,000 स्टूडेंट है तो 10,000 वैल्यू रिटर्न करेगा, 10,000 इट विल बी रिटर्न। कॉलम के बाद ये कॉलम नेम का मतलब ये है, काउंट के बाद कॉलम नेम का मतलब ये है, जैसे काउंट आप कॉलम नेम करते हैं तो ये आपको बताएगा कि जितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, वैल्यू नहीं करेंगे, एक कॉलम में कितनी स्पेसिफाइड वैल्यू है आपकी, कॉलम नेम काउंट करेगा कितने कॉलम में मेंबरान है। जैसे सिलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो नेम के अंदर कितनी वैल्यूज है वो काउंट आपको बताएगा। काउंट डिस्टिंक्ट मतलब ये है कि ये डुप्लीकेशन हटा देगा, काम तो वही कर रहा है, कॉलम नेम को ही, कॉलम जितने भी आपके स्पेसिफाइड कॉलम में नंबर ऑफ वैल्यूज है वो बताएगा, लेकिन इसमें डुप्लीकेशन हटा देगा। यहां पर क्या करेगा? डुप्लीकेशन नहीं हटाएगा, एक्चुअल वैल्यू बताएगा। ये चाहता है काउंट ऑल का मतलब है कि अगर डुप्लीकेशन भी आ रहा है तो उसे रहने दीजिए, हम चाहते हैं कि रिपीटेशन हो तो भी हम काउंट करना चाहते हैं। सिलेक्ट इनटू अ क्रिएट व्यू कमांड में क्या अंतर है? सिलेक्ट इनटू अ क्रिएट व्यू, सिलेक्ट इनटू एक क्रिएट करता है एक नया टेबल किसी और टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करके। इट क्रिएट्स अ न्यू टेबल बाय एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम अदर टेबल, एक टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट किया, नया टेबल बना दिया, सिलेक्ट इनटू हो गया। क्रिएट क्या करता है?
ये एक व्यू क्रिएट करता है टेबल से। जैसे एक टेबल बहुत बड़ा है, आप यूजर को केवल जैसे एक टेबल में 10 कॉलम्स हैं, आप यूजर को केवल 3 कॉलम दिखाना चाहते हैं तो व्यू क्रिएट करेंगे। सिलेक्ट इनटू ये फिजिकली रहता है डेटाबेस में, जबकि व्यू जो होता है ये फिजिकल डेटाबेस का पार्ट है, ये एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। सिलेक्ट इनटू ये हम यूज करते हैं बैकअप बनाने के लिए टेबल्स का। एक टेबल से उठा के दूसरे टेबल में क्यों डाल रहे हैं, जब इसका कंटेंट सेम है तो क्यों डाल रहे हैं, ये हम बैकअप के लिए यूज करते हैं। ये क्रिएट व्यू बैकअप के लिए नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया यूजर को आप केवल स्पेसिफाइड चीज दिखाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि सब चीजें दिखाएं, उसके लिए क्रिएट व्यू यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, सिलेक्ट लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम इनटू पर्सन बैकअप। लास्ट नेम और फर्स्ट नेम एक टेबल से उठा के पर्सन बैकअप में डाल दिया जाएगा फ्रॉम पर्सन। ठीक, इस पर्सन टेबल से उठा के लास्ट नेम और फर्स्ट नेम कॉलम उठाई जाएगी और इस पर्सन बैकअप में डाल दी जाएगी। यहां पर है क्रिएट व्यू, आपने व्यू बनाया एक नया व्यू। एज सिलेक्ट, यहां पर एज सिलेक्ट करना पड़ता है। रोल नंबर और नेम लेंगे, कहां से, रोल नंबर नेम और क्लास लेंगे स्टूडेंट से। स्टूडेंट जो भी टेबल होगा आपका, मान लीजिए इसमें बहुत सारी वो है कॉलम्स है, उसमें एक कॉलम आप रोल नंबर उठा लेंगे, एक कॉलम आप नेम उठा लेंगे, एक कॉलम आप क्लास उठा लेंगे। इस स्टूडेंट से टेबल से यहां से उठा लेंगे, और जब इसको उठा लेंगे आप उसको वी टेबल का नाम दे देंगे, अलग टेबल बनाएंगे, बल्कि एक व्यू है, टेबल नहीं बनता इसमें। इसमें क्या होता है, बस रन टाइम पे क्वेरी चलती है और ये तीनों चीजें उठा के यूजर को दिखा दी जाती है। व्यूज क्या होते हैं, व्हेन कैन अ व्यू बी अपडेटेड। व्यू क्या है, व्यू एक तरीके से वर्चुअल टेबल है, जैसे मैंने बताया इसके ये फिजिकल नहीं होता है, इट डजंट रिजाइड फिजिकली इन द डेटाबेस। ये एक एसेंशियली इट इज अ वर्चुअल टेबल, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि आप इसको बनाते हैं एक और दो टेबल या एक टेबल या एक से ज्यादा टेबल को कंबाइन करके। एक ऐसी कंडीशन जिसमें कहा ना व्हेन कैन व्यू बी अपडेटेड, व्यू को कब अपडेट करेंगे, तो कौन सी कंडीशन हो सकती है व्यू को अपडेट करने के लिए, अगर इसके पास केवल एक बेस टेबल है, अगर सिलेक्ट स्टेटमेंट ये हम यूज कर रहे हैं व्यू में जिसके में ग्रुप बाय क्लॉज है, तब हम अपडेट कर सकते हैं व्यू को। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ड्रॉपिंग अ टेबल, एक तो यह है कि जो टेबल है वह एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी टेबल जिसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं। सीधा ड्रॉप लिखेंगे तो टेबल, देखिए ड्रॉप करना या डेटाबेस को डिलीट करना ये बहुत बड़ी बात है, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। इंसर्ट अ रिकॉर्ड विद सुटेबल डेटा इन द टेबल एम्प्लॉय टेबल सिस्टम डेट एज द हायर डेट, यानी कि आपको टेकिंग है, इंसर्ट करना है रिकॉर्ड को एक सुटेबल डेटा टेबल एम्प्लॉय में, आपको लेना है डेटा डेट एज हायर डेट। तो इंसर्ट करेंगे इनटू एम्प्लॉय, इंसर्ट के साथ वैल्यूज चलता है, तो इंसर्ट इनटू, यहां पर हम टेबल का नाम देंगे, वैल्यूज लेंगे, वैल्यूज कौन कौन सी होगी, ये वैल्यूज अलग अलग। अब हायर डेट, सिस्टम डेट इज हायर डेट, तो अब आप चाहते हैं कि सिस्टम का डेट उठाए तो वो कर डेट से आता है, करंट डेट, CUR डेट, करंट डेट, बाकी जो वैल्यू देना है आप दे सकते हैं। एक टेबल बनाइए DEP to 30 डिपार्टमेंट, ये 30, इसमें आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय नंबर हो, नेम हो, जॉब हो, सैलरीज हो एम्प्लॉय की, डिपार्टमेंट जिसका डिपार्टमेंट नंबर 30। तो हम यहाँ पर कंडीशन आ गई, तो वेयर लगाएंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या करेंगे कि क्रिएट टेबल, आप क्रिएट टेबल करेंगे, इसका नाम यहाँ पर DEP to 30 जो भी नाम उन्होंने दिया हुआ है, एज करेंगे, क्रिएट टेबल के बाद एज लगाएंगे, इसके अंदर एक क्वेरी डालेंगे, कैसे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये टेबल का नाम, वेयर DEPTNO इक्वल टू 30। तो क्रिएट टेबल होगा एज के अंदर ये जो क्वेरी रिजल्ट देगा उस हिसाब से यहाँ पर क्रिएट टेबल होगा। डिस्प्ले नेम्स ऑल एम्प्लॉयज हुज नेम इंक्लूड आइदर ऑफ द सबस्ट्रिंग TH या LN। TH या LN जिसके नाम में आता है उसको आपको दिखाना है, तो इसके लिए हम लाइक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लाइक, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, ये एम्प्लॉय नेम है आपका, और एम्प्लॉय नेम फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक, ये ध्यान दीजिएगा ये लाइक है, इसको यूज करना है आपको। और यहां पर पहले परसेंट और बाद में परसेंट, परसेंट का मतलब होता है कोई भी इसके आगे हो सकता है, कोई भी यहां पर कितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कैरेक्टर्स के। इसी तरीके से और लगाएंगे क्योंकि यहां और दिया हुआ है, एम्प्लॉय नंबर लाइक परसेंट, और ये सिंगल कोट में देंगे। इसका मतलब ये होता है
कि या तो टीएच हो कहीं बीच में, ये शुरुआत में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। परसेंट का मतलब होता है जीरो या जीरो से ज्यादा ऑकरेंसेस किसी भी कैरेक्टर के, किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स की। इसका मतलब यही है। ओके, अगर आप केवल स्पेसिफिकली एक वैल्यू बताना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो अंडरस्कोर होता है। अंडरस्कोर कितने भी कॉम्बिनेशन है तो परसेंट, एक अब बोलते हैं कि एक के बाद टीएच आए, एक के पहले टीएच आए तो यहां पर अंडरस्कोर आ जाएगा, ये अंडरस्कोर यहां पर आ जाएगा। डिस्प्ले डेटा फॉर ऑल क्लर्क्स हु अर्न बिटवीन 1000 एंड 2000। आपको डेटा डिस्प्ले करना है सारे क्लर्क्स का जो अर्न करते हैं 1000 से 2000 रुपए। तो इसमें भी ऐसे होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, अब जॉब इसका क्लर्क होना चाहिए तो जॉब लाइक देखेंगे, लाइक क्लर्क, और साथ में एंड लगाएंगे। इसके अंदर सैलरी बिटवीन 1000 एंड 2000। देखिए कितना आसान हो गया है। तो वेयर के अंदर ये पूरा आएगा, इसके अंदर जॉब लाइक एक कंडीशन होगी और एंड के बाद दूसरी कंडीशन होगी, ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। डिस्प्ले डेटा फॉर ऑल एम्प्लॉय सॉर्टेड बाय देयर डिपार्टमेंट सीनियरिटी एंड सैलरी। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, फिर हम यहां करेंगे, देखिए इसमें सॉर्टेड जहां पर आ जाएगा ना, इसका मतलब आप ऑर्डर लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय, अब ऑर्डर बाय कर दिया आपने, सॉर्टेड आपको करना है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट नंबर, सीनियरिटी और सैलरी। सीनियरिटी मतलब हायर डेट क्या है, जो हायर डेट होगी वही सीनियरिटी के हिसाब से होगी। राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू लिस्ट ईएमपी नंबर, ईएमपी नेम, डिपार्टमेंट नंबर फॉर ऑल एम्प्लॉयज। दिस इंफॉर्मेशन इज दिस शुड बी सॉर्टेड ऑन एम्प्लॉय नेम। तो सॉर्टेड मतलब आपको ऑर्डर बाय करना है ना। तो सिलेक्ट ईएमपी नंबर, ईएमपी नेम, डीपीटी नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, ये आपका टेबल का नाम हो गया, या ऑर्डर बाय। जैसे मैंने बताया जब भी आपको ऑर्डरिंग करनी है, सॉर्ट करना है तो ऑर्डर बाय, उन्होंने कहा ऑर्डर करना है एम्प्लॉय नेम से, तो ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम सीधा आ जाएगा। राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट फॉर फाइल ऑल एम्प्लॉय हु हैव नो मैनेजर। तो यहां पर सिलेक्ट ईएमपी नेम, हमको एम्प्लॉय नेम चाहिए, फ्रॉम ईएमपी, टेबल का नाम ईएमपी है, चल रहा है, जहां पर मैनेजर इज नल, जहां मैनेजर ना हो, नो मैनेजर का मतलब इज नल। एक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखना है ताकि आप लिस्ट कर सकें ऑल एम्प्लॉय इस फॉर्मेट में। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्पेसिफिक है ये, तो सिलेक्ट ई नेम, वर्क्स इन डिपार्टमेंट, डीपीटी नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहां पर ये आएगा, दिस विल नॉट बी ई नेम, दिस विल बी एम्प्लॉय, अगर ये इस हिसाब से चले तो ये होगा एम्प्लॉय, वर्क्स इन डिपार्टमेंट ये वाला आपका हो गया, और डीपीटी नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। टू फाइंड ऑल दोज एम्प्लॉयज हुज जॉब डज नॉट स्टार्ट विद एम। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब नॉट लाइक, अब एम से स्टार्ट होना है, एम आगे कुछ भी होता रहे, ठीक है, तो नॉट लाइक आएगा। जो भी एम से स्टार्ट होने वाले होंगे वो सारे हटा दिए जाएंगे, बाकी आ जाएंगे। टू डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय हु वर हायर्ड ड्यूरिंग 1995, तो इसमें हायर डेट 1995 से ऊपर कर देंगे। तो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईयर, हायर डेट का जो ईयर है, हायर डेट तो पूरा डेट देगा, मतलब यहाँ पर डेट भी आएगा या मंथ भी आएगा, ईयर भी आएगा, तो उसे ईयर निकालना है, तो ईयर से ईयर निकालेंगे पहले, वेयर ईयर हायर डेट इज इक्वल टू 1995। जो 1995 में हायर किए गए 1995 में वो सारे आ जाएंगे। आपको डिपार्टमेंट नंबर, जॉब, एम्प्लॉय नेम इसको डिस्प्ले कराना है, रिवर्स ऑर्डर ऑफ सैलरी फ्रॉम द ईएमपी टेबल। तो ऑर्डर है तो ऑर्डर बाय करना पड़ेगा, रिवर्स है तो डीईएससी, डिसेंडिंग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, जॉब, एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल का नाम है, ऑर्डर बाय करना पड़ेगा, जहां भी ऑर्डर आपको दिखाई देगा वहां ऑर्डर जरूर होगा, सैलरी। अब आपने इन्होंने कहा साहब रिवर्स ऑर्डर करना है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा, तो आखिरी में आप डीईएससी लगा देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे आपको एम्प्लॉय नंबर, जॉब, सैलरी सारे एम्प्लॉय से निकालनी है। हु हैव अ मैनेजर, तो जैसे हमने अभी मैनेजर ना होने की बात की थी, है ना, मैनेजर ना होने की बात की थी, यहां पर कैसे करेंगे, इज नल किया था, यहां इज नॉट नल करेंगे। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एमजीआर या मैनेजर जो भी है इज नॉट नल, पहले में हमने इज नल किया था ना, इज नॉट नल। मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी बतानी है हर एक जॉब टाइप की। तो सिलेक्ट जॉब, यहां पर आप मिनिमम करेंगे, सैलरी में मिनिमम लगाएंगे, इसे हम कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन, क्योंकि ये सारी सैलरी उठा के आपको मिनिमम दे देगा। ऐसी मैक्सिमम सैलरी में जितना भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो उठा के दे देगा।
फ्रॉम ईएमपी। अब इसमें देखिए अपने आप आपको ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक जॉब, क्योंकि लिस्ट करना है। लिस्ट का मतलब ये होता है कि आप इसको लिस्टिंग करना चाहते हैं किसी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ग्रुप बाय करेंगे और जॉब। तो यहाँ पर ऑर्डर बाय नहीं करेंगे। देखिए लिस्ट मतलब ये है कि आप किसी इन दोनों को ग्रुप करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि देखिए इस जॉब का ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, इसलिए हम ग्रुप बाय जॉब करेंगे। शो द एवरेज सैलरी फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स विद मोर देन 3 पीपल फॉर जॉब। आपको एवरेज सैलरी बतानी है सारे डिपार्टमेंट की विद मोर देन 3 पीपल फॉर जॉब। तो सिलेक्ट एवरेज, यहाँ पर एवरेज सैलरी है तो एवरेज एवीजी सैलरी हो जाएगी। फ्रॉम ईएमपी एम्प्लॉय तो चलेगा ही चलेगा। अब ग्रुप बाय करेंगे डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने कहा ऑल डिपार्टमेंट्स, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुप बाय करेंगे। और अब 3 लोग, तो हैविंग काउंट जॉब नंबर, इसका 3 काउंट कहां से आएगा? ये काउंट से ही आएगा और जॉब इसके अंदर देंगे क्योंकि जॉब की काउंटिंग हो रही है। जहां पर जॉब की काउंटिंग 3 से ज्यादा हो जाए, हैविंग काउंट जॉब ग्रेटर देन 3, यहां पर आपका ग्रुप बाय हो जाएगा और आप सिलेक्ट एवरेज सैलरी दिखा देंगे। एवरेज सैलरी की यहां पर दरकार है। डिस्प्ले ओनली दी जॉब्स विद मैक्सिमम सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3000। तो सिलेक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहां पर ग्रुप बाय करेंगे क्योंकि यहां पर हमको ये बताना है कि सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3000। तो हैविंग मैक्सिमम सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 3000। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग मैनेजर एज जॉब। तो यहां पर हम जॉब लाइक मैनेजर कर देंगे। सिलेक्ट काउंट, हमको काउंट कराना है, नंबर जहां पर काउंट होना है वहां पर काउंट लेंगे। एम्प्लॉय नेम लेंगे कि वो नंबर आ जाएंगे। फ्रॉम एम्प्लॉय, बस ये मेन चीज है। वेयर जॉब लाइक मैनेजर। एक व्यू बनाना है DPT 20 एम्प्लॉय नेम और सैलरी ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट 20 के लिए। तो हम क्या करेंगे? क्रिएट व्यू करेंगे पहले, ये तो व्यू के लिए होता है। DPT 20 इसका नाम है। एज, अब यहां पर क्वेरी लगाएंगे अपनी। इसके बाद सिलेक्ट EMP नेम सैलरी फ्रॉम EMP एम्प्लॉय वेयर DPT नंबर इक्वल टू 20। फाइंड द एवरेज सैलरी एंड एवरेज टोटल रिन्यूमरेशन ऑफ ईच जॉब टाइप। रिमेंबर सेल्समैन ऑन कमीशन। इसके लिए हम पहले तो एवरेज सैलरी निकालेंगे, एवीजी सैलरी, एवरेज टोटल रिन्यूमरेशन। तो इसमें क्या है? सैलरी प्लस इफ नल, ये इन्होंने कहा कि कमीशन भी होना चाहिए, तो यहां पर इफ नल कमीशन कॉमा 0। तो ये अगर कमीशन है तो सैलरी में जुड़ जाएगा, नहीं है तो नहीं जुड़ेगा, नहीं है तो 0 जुड़ेगा। उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जॉब। व्हाट हैपेंस इफ यू ट्राई टू ड्रॉप अ टेबल ऑन विच अ व्यू एग्जिस्ट। अगर हम ड्रॉप करना चाहते हैं टेबल जिसमें व्यू होता है, तो टेबल तो ड्रॉप हो जाएगी, लेकिन DBMS इनवैलिडेट करेगा जो भी डिपेंडेंट व्यूज होंगे, लेकिन उन्हें ड्रॉप नहीं करेगा। अब हम इस व्यू को यूज नहीं कर सकते अनलेस हम दोबारा इस टेबल को बनाना दें, या फिर हम इसको ड्रॉप करें और रिक्रिएट करें ऑब्जेक्ट्स को जो कंटेंट टेबल में थे, जो डिपेंडेंसी ना हो। उसके बाद क्रिएट अ व्यू विथ वन ऑफ द कॉलम्स सैलरी इंटू 12। एक कॉलम सैलरी इंटू 12 का होना चाहिए। अपडेट करना है कॉलम को, इस व्यू को। तो क्रिएट व्यू करेंगे एम्प्लॉय व्यू, जब आपका वी एम्प्लॉय नेम, वी एम्प्लॉय नंबर, वी एवरेज सैलरी एज सिलेक्ट। अब यहां पर लगाएंगे सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट EMP नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी इंटू 12 फ्रॉम EMP। अब इसको अपडेट करेंगे EMP व्यू को। सेट EMP नेम मोहन वेयर एम्प्लॉय नंबर 86। ये ट्राई अपडेट हमने करने की कोशिश की। अपडेट करने का ये तरीका है, व्यू क्रिएट करने का ये तरीका है। कैन यू क्रिएट व्यू ऑफ अ व्यू? हाँ, व्यू का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। जो व्यू का व्यू और व्यू का उसका भी व्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सुटेबल ऑफ SQL स्टेटमेंट लिखिए ताकि आप डिस्प्ले कर सकें जितने भी इंप्लॉइज हैं जो न्यूयॉर्क में काम करते हैं इस फॉर्मेट। तो ये चीज कॉलम का नाम होना चाहिए। तो सिलेक्ट A डॉट EMP नेम, A डॉट, अब ये A क्या आएगा देखते हैं अभी। A डॉट EMP नेम, A डॉट सैलरी और B डॉट लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय A। इसका इनर ज्वाइन करना पड़ेगा डिपार्टमेंट B से, जहां पर A डॉट डिपार्टमेंट नंबर विल बी इक्वल टू B डॉट डिपार्टमेंट नंबर। यानी आपके पास 2 टेबल है ना, तो A एक टेबल हो गया, B एक टेबल हो गया, जहां पर लोकेशन लाइक न्यूयॉर्क। एक सुटेबल SQL स्टेटमेंट लिखिए ताकि डिस्प्ले कर सके एम्प्लॉय के नंबर को ऑल ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ ग्रेड 3। तो इसके लिए क्या करेंगे? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय A, सेल्स ग्रेड B,
where grade equal to 3 and a dot employee number is equal to b dot employee number. A और b अलग अलग टेबल्स है. Write a skill statement to find out the total number of employees from EMP का टेबल. तो जैसे यहाँ पर टोटल आ गया, आप सीधा काउंट लगा देंगे इसमें, एग्रीगेट फंक्शन. तो सिलेक्ट काउंट EMP नेम फ्रॉम BMP. तो ये हमने जो बेसिक क्वेश्चन है वो देखे. अभी आगे और भी क्वेश्चन बाकी है. तब तक के लिए शुक्रिया.